Assalamu alaikum students, this is Muhammad Iqbal Bhaba here, your course facilitator for the CAF 6 MFA paper from Tabani School of Accountancy. आज की तारीख में we are going to discuss a very important and untouched area of the ICAP since the introduction of the MFA paper into the main core stream of the CAF level of the ICAP और वो एरिया आपके पेज नंबर 188 से लेकर 193 स्टडी टेक्स्ट के अंदर गिवन है बाय द नेम ऑफ यील्ड कर्व। यील्ड कर्व एक ऐसा एरिया है जो कि एग्जामिनर ने थियोरेटिकली वो भी एमसीक्यूज़ का पार्ट बनाकर आपसे अभी तक पूछा है, जबकि इस एरिया के अंदर फुल फ्लैच कम से कम 10 मार्क्स से 15 मार्क्स तक पूछने की आईकैप के पास गुंजाइश है। और सितंबर 25 अटैम्प्ट में भी द अटैम्प्ट जिसके अंदर आईकैप जो है वो इस कॉन्सेप्ट को लेकर एक फुल फ्लैच सवाल की टेस्टिंग कर सकता है। और इसी वजह से यील्ड कर्व को जो है वो आज की तारीख में मैंने चूज़ किया है फॉर यू। दिस वीडियो विल कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट्स। दो पार्ट्स के अंदर हम यील्ड कर्व को डिस्कस करेंगे और कोई करीब 5 एग्जांपल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और मुझे उम्मीद है कि उन 5 एग्जांपल्स के बाद यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द यील्ड कर्व अलॉन्ग विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द यील्ड कर्व। यानी कि इतना आप सीख जाएंगे जो कि पेज नंबर 188 से लेकर 193 के दरमियान में गिवन है। तो डोंट मिस दिस पार्ट एंड द अपकमिंग पार्ट रिलेटेड टू द यील्ड कर्व। सबसे पहले यील्ड कर्व एक आईकैप पूछ किस तरह सकता है, तो मेरे हिसाब से 4 तरीके ऐसे हैं जिसके ज़रिए आईकैप जो है वो आपसे यील्ड कर्व की टेस्टिंग कर सकता है, जिसमें 2 तरीके वो ऑलरेडी एमसीक्यूज़ में 1 मार्क्स से 2 मार्क्स का पूछ चुका है। पहला तरीका ये है कि कर्व की आइडेंटिफिकेशन। एग्जामिनर ने अभी तक आपको कर्व बनाकर नहीं दिया, लेकिन थ्योरेटिकल एंगल में पूछ चुका है। सितंबर 2023 एमसीक्यू नंबर 10 में आपसे यील्ड कर्व का एक एमसीक्यू टेस्ट हो चुका है यील्ड कर्व को लेकर। मेरा ये ख्याल है कि एग्जामिनर आपको यील्ड कर्व भी दे सकता है। 3 तरह के यील्ड कर्व हम पढ़ेंगे और वो 3 तरह के यील्ड कर्व देकर आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि ये कौन सा कर्व है। थ्योरेटिकल एंगल में तो टेस्ट हो चुका है, लेकिन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से ये टेस्टिंग नहीं हुई। तो पहला तरीका तो ये जिसके ज़रिए एग्जामिनर आपसे यील्ड कर्व की टेस्टिंग कर भी चुका है थ्योरेटिकली और कर भी सकता है ग्राफिकली। नंबर 2, आपसे यील्ड कैलकुलेट करवाई, यील्ड देकर मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड्स जो है वो कैलकुलेट करवाया जाए, जो कि एग्जामिनर टेस्ट कर चुका है मार्च 2022 में। एमसीक्यू का ही पार्ट था, एमसीक्यू नंबर 4, जिसके अंदर ये टेस्ट हो चुका है कि आपको मुख्तलिफ किस्म की डिफरेंट टाइम पीरियड के हिसाब से आपको स्पॉट यील्ड्स दे दी गई है डिफरेंट मैच्योरिटी के साथ और आपसे मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कैलकुलेट करवाई गई है। तो एग्जामिनर ये टेस्ट कर चुका है, लेकिन इसका स्कोप ज़्यादा कर सकता है, इसको स्केल ज़्यादा कर सकता है और इसको एक फुल फ्लैज सवाल के तौर पे भी टेस्ट कर सकता है। और ये दूसरा तरीका है जिससे एग्जामिनर आपको टेस्ट कर सकता है। द थर्ड तरीका वो ये है कि एग्जामिनर वही मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड जो उसने स्टेप नंबर 2 में कैलकुलेट करवाई, उसी को इस्तेमाल करके रिवाइज यील्ड आपसे निकलवा सकता है यूजिंग दी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच, यानी कि आईआरआर के ज़रिए आपसे कैलकुलेट करवा सकता है। ये एग्जामिनर ने बहरहाल अभी तक नहीं किया कि आपको स्टेप नंबर 2 के अंदर डिफरेंट स्पॉट यील्ड के ज़रिए आपको मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कैलकुलेट करवाई जाए, फिर उसी मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड को इस्तेमाल करके नया आईआरआर निकलवाया जाए और उसी आईआरआर को इस्तेमाल किया जाए वैक के अंदर और उसी वैक को इस्तेमाल किया जाए प्रोजेक्ट अप्रेजल यानी कि एनपीवी निकालते वक्त। तो एक फुल फ्लैज सवाल मैं देख सकता हूँ जिसमें स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आ सकती है कि उनके पास अगर कॉस्ट ऑफ डेट ही नहीं निकलेगी तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ये फुल फ्लैज सवाल वैक को कनेक्ट करता हुआ एनपीवी तक भी टच कर सकता है। ये बहरहाल अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, अलबत्ता पेज नंबर 188 से लेकर और 193 के दरमियान में इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन आईकैप दे चुका है। तो इसका मतलब ये है, इट्स एन इंडिकेशन कि वो आपको फुल फ्लैज सवाल इस पर दे सकता है। लास्ट, यील्ड कर्व की कंस्ट्रक्शन। आईकैप ने इस एरिया को भी अभी तक टच नहीं किया, यील्ड कर्व की कंस्ट्रक्शन। हालांकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पैरेलल क्वालिफिकेशन के अंदर ये कॉन्सेप्ट, इवन बीएफडी के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट बहुत ही भारी भरकम किस्म के लेवल पे टेस्ट हो चुका है और होता भी है। और यील्ड कर्व की कंस्ट्रक्शन को हम बूट स्ट्रैपिंग कहते हैं। बूट स्ट्रैपिंग भी 192 और 193 पेज के अंदर स्टडी टेक्स्ट के अंदर गिवन है, अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, इवन एमसीक्यूज का भी पार्ट नहीं बना, लेकिन टेस्ट हो सकता है। हम इन पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर इन चारों कॉन्सेप्ट को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे अलॉन्ग विद सच रिलेशनशिप्स। आपको मैं रिलेशनशिप्स कुछ बताऊंगा
between the market value of the bond and the IRR, between the yield and the maturity, between IRR and the coupon rate. और हम इस तरह के बड़े जो है ना वो रिलेशनशिप्स पढ़ेंगे, कम से कम 3 से 4 रिलेशनशिप्स हम पढ़ेंगे, 5 किस्म के हम एग्जांपल्स करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये 5 एग्जांपल्स करने के बाद ICAP में किसी भी तरह का सवाल यील्ड कर्व से लेकर आप आराम से क्रैक कर सकते हैं, इसको डिकोड कर सकते हैं। तो ये चार तरीके हैं, 4 तरीकों में 5 एग्जांपल्स करेंगे, 3 से 4 किस्म के रिलेशनशिप पढ़ेंगे। अच्छा, जस्ट टू मेक दिस वीडियो शॉर्टर एंड कंडेंस, मैं क्या करूंगा, मैं कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपको उनके डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ। मैंने सॉल्यूशन अपने पास रखा हुआ है ताकि आपका टाइम बचे। आप उनको सॉल्व करके लाजमी अपने एंड से देख लीजिएगा कि नंबर्स वही प्रोड्यूस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो लेट्स स्टार्ट दिस यील्ड कर्व, उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमें यील्ड कर्व के अंदर जो समझना है वो ये समझना है कि सर ये बॉन्ड्स होते क्या है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है। अच्छा, मैं कुछ एरियाज़ को सिर्फ टच करके निकल जाऊंगा। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स की भी और बाकी ऑडियंस की भी नॉलेज इसके अंदर अच्छी खासी होगी। देखिए, 2 तरह के बॉन्ड्स होते हैं। नंबर 1 इज़ कॉर्पोरेट बॉन्ड। आई विल बी अ लिटिल बिट फास्टर वे के अंदर थोड़ा सा मैं स्पीड अप में होऊंगा ताकि आपको टाइम आपका बचे। और दूसरा, एक बॉन्ड कॉर्पोरेट इशू करता है और एक बॉन्ड जो होता है ना वो गवर्नमेंट इशू करता है। यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की भी गवर्नमेंट और ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी गवर्नमेंट्स होती हैं वो भी बॉन्ड इशू करती हैं जस्ट टू रेज मनी। और आपको पता है कि कॉर्पोरेट भी बॉन्ड इशू करता है जस्ट टू रेज मनी। यहाँ पे आपने सिर्फ एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि जो कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करता है उसकी क्या प्राइसिंग होनी चाहिए और उसका क्या रेट होना चाहिए, इवन कूपन रेट भी क्या होना चाहिए। कॉर्पोरेट हेल्प लेता है गवर्नमेंट के बॉन्ड से, यानी कि पहले गवर्नमेंट रिस्क फ्री क्लास के एसेट्स जब प्रोड्यूस करती है तो गवर्नमेंट जाहिर सी बातें यील्ड भी देती है, यानी कि उसके अंदर इंटरेस्ट भी देती है। उस इंटरेस्ट को दिमाग में रख कर सबसे पहले कॉर्पोरेट जो है वो अपनी इनिशियल वर्किंग करता है जस्ट टू सी कि किस तरीके से जो है वो हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी कॉर्पोरेट जब बॉन्ड इशू करती है तो गवर्नमेंट से हेल्प लेती है। हम इस वीडियो के अंदर ये भी देखेंगे कि गवर्नमेंट किस तरीके से अपनी जो है वो यील्ड कैलकुलेट करती है। तो पहले हम कॉर्पोरेट साइड पे बात करेंगे और फिर कुछ एग्जांपल के अंदर हम गवर्नमेंट साइड पे बात करेंगे कि गवर्नमेंट भी किस तरह कंस्ट्रक्ट करती है। तो ये याद रखिएगा कि जो कॉर्पोरेट है वो गवर्नमेंट की यील्ड से हेल्प लेती है। अच्छा, हमारे पास बॉन्ड की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और जो हम यूजुअली पढ़ते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि इसके अंदर एक रेगुलर पेमेंट जाती है। ठीक, इसके अंदर हम रेगुलर स्ट्रीम ऑफ पेमेंट जा रही होती है और वो जो पेमेंट होती है वो फिक्स्ड होती है और जिस रेट पे वो कैलकुलेट होती है उसको हम कूपन रेट कहते हैं। यह हमें सबको पता है। इसको हम कूपन रेट भी कहते हैं, इसको हम फेस रेट भी कहते हैं, इसको हम नॉमिनल रेट भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो कैलकुलेट होती है वो नॉमिनल वैल्यू पे ही कैलकुलेट होती है, जिसको हम पार वैल्यू भी कहते हैं और जिसको हम फेस वैल्यू भी कहते हैं। ये कुछ चीज़ें मैं आपको रिवाइज भी करवा रहा हूँ, कुछ चीज़ों के जरिए हम आगे भी पढ़ रहे हैं। तो रेगुलर पेमेंट विच वुड बी फिक्स्ड, which would actually would be calculated based on the coupon rate, also known as face rate, nominal rate, and will be calculated always on the nominal value, par value or the face value, and will not be calculated on market value। याद रखिएगा, ये जो coupon rate होता है ये कभी भी market value के ऊपर calculate नहीं होता। ठीक है, तो इसकी एक स्ट्रीम, एक करेक्टरिस्टिक इस बॉन्ड की होती है कि इसके अंदर रेगुलर पेमेंट जा रही होती है। दूसरा इसकी करेक्टरिस्टिक ये होती है कि इसके अंदर जो रिडम्पशन होती है वो लाजमी होती है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट पे बैक होता है। प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो आपको पे बैक करना है एट मैच्योरिटी। आपको कब करना है? एट मैच्योरिटी को पे बैक करना है। अच्छा, रिडम्पशन जो होती है ना वो 3 तरह से हो सकती है, यह हमें पता ही है। पहला, पार वैल्यू पे, यानी कि बॉन्ड की पार वैल्यू हमेशा 100 होती है। पाकिस्तान में भी अगर डॉलर में सवाल आता है तो डॉलर 100, पाउंड में सवाल आता है तो पाउंड 100, ऑलवेज विल बी 100। ठीक है, इन 90% ऑफ द केसेस अनटिल अनलेस द एग्जामिनर स्टेटेड अदरवाइज। तो अगर पार वैल्यू पे रिडम्पशन हो रही है इसका मतलब है कि सर 100 पे हो रही है। दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि सर प्रीमियम पे हो रही है रिडम्पशन, तो इसका मतलब है कि 100 से ऊपर हो रही है। और अगर डिस्काउंट पे रिडम्पशन हो रही है इसका मतलब है कि
100 से नीचे हो रही है। ये 3 किस्म के सिनेरियोज हो सकते हैं और ये बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसके अंदर जो रेगुलर पेमेंट जो कि फिक्स्ड होती है ये डिफरेंट होती है इक्विटी क्लास से, क्योंकि इक्विटी के अंदर वेरिएबल डिविडेंड की पेमेंट्स वेरिएबल होती है, इसके अंदर फिक्स्ड होती है। एक बात तो आपको ये दिमाग में रखनी है जस्ट टू प्रोसीड बिफोर द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द यील्ड कर्व, ये आपको दिमाग में रखनी है। अच्छा, ऐसे बॉन्ड्स को एक टर्म में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, हो सकता है एग्जामिनर भी करे। हम ऐसे बॉन्ड्स को कहते हैं प्लेन वेनिला बॉन्ड्स, जिसके अंदर ये करेक्टरिस्टिक होती है, प्लेन वेनिला बॉन्ड। ठीक है, ये बात समझ आती है। क्या कहना चाह रहे हैं सर? एग्जाम्पल नंबर 1, पहले एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, कंपनी ए, वो आज की तारीख में अपनी बॉन्ड की मार्केट वैल्यू जानना चाहती है, यानी कि रिक्वायर्ड क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, या आज की तारीख में जानना चाहती है। वो बॉन्ड जो रिडीम होगा वो 4 इयर्स में होगा, यानी कि टाइम कितना आ गया आपके पास, 4 इयर्स हो गया। अच्छा, जो रिडीम होगा वो पार पे होगा, यानी कि एट ₹100 ऑलवेज। इसका जो कूपन रेट गिवन है, मान लीजिए वो 5% गिवन है, और इसका जो रिक्वायर्ड रेट गिवन है वो आपके पास 4% गिवन है। अच्छा, अब यहाँ पे दिमाग में रखिएगा ये रिक्वायर्ड रेट क्या चीज़ है। इस रिक्वायर्ड रेट को हम, इसके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मैं आपको अभी 2-3 नाम इंट्रोड्यूस करता हूँ, उसके बाद इसके और नाम भी हम इंट्रोड्यूस कर देंगे। इस रिक्वायर्ड रेट को हम यील्ड भी कह सकते हैं। इस रिक्वायर्ड रेट को मैं लेंडर का रेट ऑफ रिटर्न भी कह सकता हूँ, लेंडर रेट ऑफ रिटर्न भी कह सकता हूँ। ठीक है, और इसको मैं कॉस्ट ऑफ डेट भी कह सकता हूँ, लेकिन कौन सी कॉस्ट ऑफ डेट? प्री टैक्स। ठीक है जी, ये 3 नाम तो अभी मैंने इंट्रोड्यूस कर दिए, इसके अलावा इसके और नाम भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपके पास 4% गिवन है, आपको मार्केट वैल्यू मालूम करनी है। हम क्या करेंगे सर, हम 4% को लेंगे, डिस्काउंटिंग करेंगे और मार्केट वैल्यू मालूम कर लेंगे, जैसा कि आप हमेशा करते हैं। कैसे करेंगे सर? इसका मैं सोल्यूशन कर देता हूँ। अगर आप लोगों को ये चीज़ पता है तो हम इसको आगे भी कर सकते हैं सर। 1 2 3 कितने साल है हमारे पास सर? 4 साल है। 4 साल में पहले साल पेमेंट जाएगी 5, क्योंकि 5% विल बी अप्लाइड ऑन दी पार वैल्यू ऑफ 100 एंड इट विल गिव यू दी 5। अच्छा, मैंने जो सवाल लिया है वो रुपीज़ में लिया है, ठीक है, तो ये ₹5 आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैश फ्लोज, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 105 आएगा। 105 इसलिए आएगा कि मेच्योरिटी पे आप प्रिंसिपल अमाउंट भी पे बैक करेंगे और इंटरेस्ट भी पे बैक करेंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है सर, हमने जो डिस्काउंट लेना है वो लेना है 4%, क्योंकि लेंडर का जो रेट ऑफ रिटर्न था वो 4% था, तो इसको हम डिस्काउंट फैक्टर कहते हैं। ये कूपन रेट पे कैलकुलेट होगा। हमेशा जो इंटरेस्ट की पेमेंट की जो कैलकुलेशन होगी वो कूपन रेट पे कैलकुलेट होगी, और जो डिस्काउंट होगा वो लेंडर का रेट ऑफ रिटर्न होगा, जिसको हम यील्ड भी कहते हैं। ये रिक्वायर्ड रिटर्न या यील्ड दोनों सेम है। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हम इसका डिस्काउंट फैक्टर करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ, हमारे पास आंसर आएगा कोई 103.62। ये है सर हमारी मार्केट वैल्यू एट T0, यानी कि आज की तारीख में हमें अगर ऐसा बॉन्ड इशू करना है जिसका लेंडर का रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि इन्वेस्टर मुझसे 4% मांग रहा है, 5% का कूपन रेट है और रिडीम होगा 4 साल के अंदर अंदर, और मैं उसकी मार्केट वैल्यू आज की तारीख में जानना चाहता हूँ, तो आज की तारीख में मेरे बॉन्ड की मार्केट वैल्यू होगी 103.62। एक बात तो हमें ये क्लियर हो गई, यह सवाल हमारा सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है जो कि इस पूरे पार्ट का एक मेन एरिया, और वो क्या है, अगर मैं इसको 4% के हिसाब से नहीं करता, मैं इसको 6% के हिसाब से अगर डिस्काउंट करता हूँ, तो इसी सवाल के अंदर जो मेरी मार्केट वैल्यू आएगी वो आएगी कोई गालिबन 96.53। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके लाजमी देखिएगा। और अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको 5% करता हूँ तो मेरी मार्केट वैल्यू आएगी ₹100। अगर मैं इसको डिस्काउंट करता हूँ 5% पे, 6% पे या 4% पे। अब यहाँ पे एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुआ है। अब वो रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप ये है सर, ठीक है, सवाल हमारा सॉल्व हो गया। रिलेशनशिप क्या है? पहला जो रिलेशनशिप हम इस्टेब्लिश करने लगे हैं वो ये रिलेशनशिप है कि सर जैसे ही मैं यील्ड बढ़ाऊंगा, जैसे ही मैं यील्ड बढ़ाऊंगा, मेरी मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब इन्वर्स रिलेशनशिप है। क्या मतलब हुआ? आप ये देखें
कि 4% से 6% मैंने यील्ड बढ़ाई तो मेरी मार्केट वैल्यू 103.62 से 96.53 हो गई। देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द यील्ड एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। जैसे ही मैंने 6% से 5% करी, यानी कि मैंने कम करी, तो मेरी मार्केट वैल्यू ऑफ दी जो बॉन्ड है वो क्या हो गई, 96.53 से 100 बढ़ गए। तो पहला रिलेशनशिप तो आप दिमाग में रखिएगा कि जैसे ही मैं यील्ड को बढ़ाऊंगा, हायर द यील्ड, मार्केट वैल्यू जो बॉन्ड की है वो कम हो जाएगी, और जैसे ही मैं यील्ड को कम करूंगा, मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड बढ़ जाएगी। सवाल है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जैसे ही हम जो कॉर्पोरेट है वो अपना बॉन्ड इशू करता है, जैसे मान लीजिए एक बॉन्ड उसने इशू किया जनवरी में, एक बॉन्ड इसने इशू किया फरवरी में इस मुल्क का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो उसने अपनी यील्ड बढ़ा दी। जैसे ही अपनी उसने यील्ड बढ़ा दी तो जनवरी वाले जो बॉन्ड होल्डर्स होंगे वो शिफ्ट मारना चाहेंगे फरवरी के बॉन्ड में, क्योंकि यील्ड ज़्यादा है और उनकी बॉन्ड के ऊपर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आएगा। जब सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आएगा तो मार्केट वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग बॉन्ड रिलेटेड टू द जनवरी वुड बी रिड्यूस्ड। और इसी तरीके से अगर फरवरी के बॉन्ड की यील्ड गिर गई क्योंकि आपके मुल्क का इंटरेस्ट रेट गिर गया, तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड holder that is related to the January bond would be demanding the higher rate of the bond, and that's why it would exert the pressure of the existing bond, and that would increase the market value of the January bond. तो यील्ड बढ़ने से मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कम हो जाती है, यानी कि सब्सिक्वेंट यील्ड बढ़ने से एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कम हो जाती है, और सब्सिक्वेंट यील्ड कम होने से एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड बढ़ जाती है। तो एक रिलेशनशिप हमें समझना है कि हायर द यील्ड लोअर द मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, एंड लोअर द यील्ड higher the market value of the bond, and if the yield it's equal to the, अगर आपकी जो yield है वो इक्वल अगर मैं कर दूं कूपन रेट से, तो आपकी जो मार्केट वैल्यू होगी वो पार पे आ जाएगी। जैसा कि हमने अपने केस के अंदर देखा, क्या देखा सर हमने, कि जैसे ही मैंने 5% कर दी, यानी कि यहाँ पे यील्ड इक्वल कर दी थी मैंने किसके, कूपन रेट के, तो मेरा जो मार्केट वैल्यू आ गया वो 100 रुपये का आ गया, यानी कि पार पे आ गया। ये तीन चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी है। इसको एक और ढंग से भी एग्जामिनर पूछ सकता है। वो किस ढंग से पूछेगा, और किस ढंग से पूछेगा, वो इस तरह भी पूछ सकता है कि अगर IRR का मतलब ये यील्ड, मैं यील्ड को IRR भी कह सकता हूँ, अगर ये मेरी यील्ड यानी कि IRR अगर ज़्यादा है किससे, कूपन रेट से, तो ये अजम्पशन जाएगी कि मेरा जो मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड है वो हमेशा किस पे होगा, डिस्काउंट पे होगा। अगर मेरा IRR कूपन रेट से कम है तो मेरी मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड प्रीमियम पे जाएगी, और अगर मेरा IRR इक्वल है कूपन रेट के तो मेरी मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड पार पे जाएगी। देख भी लें आप इस तरीके से, यहाँ पे 4% था, यानी कि आपका डिस्काउंट फैक्टर यानी कि यील्ड जो था वो 4% था, और आपका यहाँ पे कूपन रेट था 5%, यानी कि IRR आपका कम था किससे, कूपन रेट से। तो जब हमारा IRR कम है, यानी कि ये केस था, जब हमारा IRR कम है तो मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड प्रीमियम पे आएगी, और आप ये देखें कि 100 से ऊपर हम 103.62 पे ट्रेड कर रहे हैं। इसी तरीके से जब हमने 6% किया और कूपन रेट आपका था 5%, यानी कि आपका IRR जो था वो ज़्यादा था कूपन रेट से, तो केस नंबर 1 आ गया। IRR आपका ज़्यादा है कूपन रेट से, तो मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड हमेशा डिस्काउंट पे आएगी, जो कि आ भी रही है, विच इज़ इन आर केस 96.53। और अगर IRR हमारा इक्वल है कूपन रेट के तो हमारी मार्केट वैल्यू पार पे आएगी, जो कि हम देख रहे हैं कि 5%, और ये 5% जब मैच कर जाएगा तो सर ये 100 की पार वैल्यू आएगी, मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड पार वैल्यू पे आएगा। तो सर ये रिलेशनशिप आपने दिमाग में रखना है। ये दो रिलेशनशिप एग्जाम में MCQs में भी और आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये हो गया इसका एक पार्ट जो हमने करना था। बगैर टाइम वेस्ट किए हुए एग्जाम्पल नंबर 2 में, लास्ट एग्जाम्पल ऑफ द करंट वीडियो पे हम मूव करते हैं। क्या सर क्या करना चाह रहे हैं, मान लीजिए अगर कूपन रेट आपको 7% गिवन है एग्जाम के अंदर, एक बॉन्ड है जो कि रिडीम हो रहा है इन 5 ईयर्स, ठीक, और एट पार यानी कि ₹100 पे हो रहा है,
और वो करंटली ट्रेड हो रहा है। एग्जामिनर कह रहा है कि करंटली मान लीजिए कि वो ट्रेड हो रहा है, वो बॉन्ड जो है वो ट्रेड हो रहा है एक्सक्यूज मी क्लास एट ₹106.62 पे। करंटली ट्रेड का मतलब सर ये मार्केट वैल्यू के बारे में बात कर रहा है एट T0। T0 मतलब टी नॉट मतलब आज, अभी, नाउ, करंट। तो करंटली ट्रेडिंग एट 106.62 का मतलब इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एट T0 यानी कि आज, अभी। एग्जामिनर आपको बोलता है भाईजान यील्ड निकालो। क्या निकालो सर? यील्ड निकालो। सर क्या मतलब? आपको कूपन रेट गिवन है, पार वैल्यू आपको गिवन है, मार्केट वैल्यू भी गिवन है, यील्ड निकालो। यील्ड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया सर? IRR निकालो। इसका मतलब हम IRR निकालेंगे। IRR निकालना हमें सबको बहुत अच्छे तरीके से आता है। वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन अर्लियर इन प्रीवियस क्लासेस इन कंप्यूटिंग द वैक, एंड हम इसको बहुत तरह से देख चुके हैं। तो सर क्या करेंगे? सर ये ईयर्स आ जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा, यानी कि आज की तारीख में हमारे पास जो है वो है 1 से लेकर 5 तक, और 5 0 में हमारे पास आ गया 106.62, दैट्स अ मार्केट वैल्यू। यहाँ पे सर 7 आ गया, यहाँ पे सर हमारे पास 100 आ गया, हमने इसको नेगेटिव पे ले लिया। अब हमें IRR के अंदर आपको पता है IRR is also known as trial and error method, so we are supposed to choose one factor of our own choice and should be calculating the NPV। हमारे पास इसकी एक NPV आनी चाहिए, और अगर NPV पॉजिटिव आई है 5% पे, सो आई विल हैव टू इंक्रीज द डिस्काउंट फैक्टर फॉर एग्जांपल टू लेट्स से 8%, जिससे हमारी NPV नेगेटिव आए। ठीक है, इसका भी रिलेशनशिप बहरहाल वैसा ही है जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था, लेकिन इसका रिलेशनशिप मैं लिख लेता हूँ। हमें एक ऐसा डिस्काउंट फैक्टर चाहिए जिसमें हमारी NPV पॉजिटिव आए, और एक ऐसा डिस्काउंट फैक्टर चाहिए जिसमें हमारी NPV नेगेटिव आए। और उसके बाद हम क्या करेंगे सर? हम IRR कैलकुलेट कर लेंगे, और जब हम IRR कैलकुलेट कर लेंगे तो IRR हमारे पास 5.46% आएगा। आप इसको करके देख लीजिएगा, मैं कंप्यूट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट टू सेव टाइम। आप इसको जब कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपके पास 5.46 ही आएगा। यहाँ पे इस रिलेशनशिप को दोबारा से मैं रिवाइज कर रहा हूँ इस एंगल से, IRR के एंगल से, कि सर हायर द डिस्काउंट फैक्टर, बल्कि इसको हम एक और ढंग से लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। डिस्काउंट फैक्टर अगर हम हायर करेंगे तो हमारी जो NPV है वो कम आएगी, और डिस्काउंट फैक्टर अगर मैं कम करूंगा तो हमारी जो NPV है वो ज़्यादा आएगी। ये वही वाली बात है जो ऊपर मैंने करी है, सिर्फ IRR के ढंग से मैंने करने की कोशिश करी है ताकि आपको इसमें चीज़ समझ में आए। तो सर हायर द डिस्काउंट फैक्टर, अगर मेरा डिस्काउंट फैक्टर 5 पे मेरी NPV कम आ रही है तो मैं डिस्काउंट फैक्टर को कम करूंगा NPV बढ़ाने के लिए। तो ये इस तरीके से मेरे पास IRR आ जाएगा 5.46। सर अब मैं कुछ और नाम इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। इस IRR को मैं यील्ड भी कह सकता हूँ, इस IRR को मैं लेंडर का रेट ऑफ रिटर्न भी कह सकता हूँ, इसको मैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी कह सकता हूँ, इसको मैं ग्रॉस रिडम्पशन यील्ड GRY ग्रॉस रिडम्पशन यील्ड भी कह सकता हूँ, इसको मैं Y2M भी कह सकता हूँ, YTM मतलब यील्ड टू मैच्योरिटी भी कह सकता हूँ, इसको मैं कॉस्ट ऑफ डेट भी कह सकता हूँ। एग्जामिनर ने सारे नाम लिए हैं, दिमाग में रखिएगा, और ये आपका होगा प्री टैक्स, ये दिमाग में रखिएगा। इसको मैं इन्वेस्टर का रेट ऑफ रिटर्न भी कह सकता हूँ, इन्वेस्टर रेट ऑफ रिटर्न। तो IRR एक नाम हो गया, यील्ड दूसरा नाम हो गया, लेंडर तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, और ये 8। ये 7-8 नाम आपको दिमाग में रखना है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि एग्जामिनर कभी भी आपको अगर मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कैलकुलेट करवा रहा होता है, यानी कि रिक्वायरमेंट के अंदर है कि आपने मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कैलकुलेट करनी है, तो याद रखिएगा अगर टैक्स की इंफॉर्मेशन गिवन भी होती है तब भी हम इसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से आप चीज़ निकाल रहे होते हो। लेकिन अगर एग्जामिनर आपको बोलता है कि भाईजान आपने वैक निकालना है, तो फिर हम टैक्स को इग्नोर नहीं करते हैं, क्योंकि हम कंपनी के पर्सपेक्टिव से चीज़ निकाल रहे होते हैं। ये इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव है और ये कंपनी का पर्सपेक्टिव है। तो ये भी दिमाग में रखिएगा कि हम वैक कैलकुलेट कर रहे हैं या हम मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से कैलकुलेशन कर रहे हैं। एक तो चीज़ आपने ये भी दिमाग में रखनी है। तो आई थिंक क्लास दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। हमने 2 एग्जांपल्स करी, और पार्ट 2 के अंदर इंशाल्लाह हम 3 मजीद एग्जांपल्स करेंगे और रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करेंगे। जो भी आपका फीडबैक हो कमेंट बॉक्स के अंदर या मुझसे डायरेक्टली भी आप रब्ता कर सकते हैं। किसी भी एंगल पे कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आए या किसी भी तरह का आपको कोई फीडबैक हो, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।